फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपीडिया वर्चुअल क्लासेस। आज की हमारी क्लास में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश का ही अगला टॉपिक, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश की जलवायु। कल हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, जिसमें हमने देखा था कि जो उत्तर प्रदेश है वो कितने पार्ट्स में है, किस प्रकार से उसका जो प्राकृतिक विभाजन है जो वो किया गया है, वो हमने पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं अपनी यूपी से रिलेटेड हर वीडियो में एक चीज कहती हूँ कि यूपी से रिलेटेड अगर आपको जीके पढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको यूपी का मैप जरूर पता होना चाहिए। देखिए, कल हमने भौतिक विभाजन पढ़ा, उसमें भी हमने मैप का इस्तेमाल किया। यदि आप मैप से पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश को तो आपको आसानी से याद होगा। कोई भी चीज है वो मैप से पढ़ते हैं तो बहुत इजीली याद होती है, खास करके जो ज्योग्राफिकल डेटा होता है वो। तो मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि आप मैप जरूर याद करें, और मैप हमने पढ़ा रखा है, ट्रिक्स के साथ पढ़ाया, बहुत इजीली याद हो जाएगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो वीडियो पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तो आपको इजीली जो पूरा डेटा मैं बता रही हूँ वो याद हो जाएगा। क्योंकि आज की जो वीडियो हमारी जलवायु है उसमें भी जो मैप है उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। बहुत मतलब अगर आप मैप से पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा आसान पड़ेगा, नहीं तो आप दिमाग में सोचते रहेंगे ये जिला कहाँ पे है, ये जिला कहाँ पर है। अगर आप मैप पूरा अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रट जाना है कि ये वाला जिला इधर है, ये वाला जिला इधर है, तो आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं। तो आप मैप जरूर इससे पहले पढ़ें, उसके बाद आप आगे के वीडियोस जो है वो शुरू करें, तो उससे आपको बहुत आसानी पड़ेगी जो भी हम यूपी के बारे में पढ़ाएंगे उसको याद करने में। चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु शायद दिख नहीं रहा है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। अब दिख रहा है जी। तो हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु। देखिए, जो जलवायु पढ़ने से पहले, उत्तर प्रदेश की जलवायु पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जलवायु क्या होती है। जलवायु क्या होती है? जलवायु किसी भी स्थान पर, किसी एक विशेष स्थान की जलवायु की जब हम बात करते हैं तो उस विशेष स्थान पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक, समझ रहे हैं आप, ऐसा नहीं है कि 5 महीने या 2 महीने या 1 महीने में हम जलवायु देख लेंगे। बहुत लंबे समय तक जब अध्ययन किया जाता है मौसम की दशाओं का, किसी भी एक स्थान विशेष पर जब बहुत लंबे समय तक मौसम की दशाओं का जो अध्ययन है वो किया जाता है, तो उसका जो औसत निकल कर आता है उसे हम बोलते हैं जलवायु। मतलब किसी स्थान विशेष पर जो मौसम की दशाओं का जो डेटा है, जब हम उसको बारे में अध्ययन करेंगे उसके औसत को हम बोलते हैं जलवायु। मैं लिख देती हूँ, किसी स्थान विशेष की लंबे समय तक दर्ज की गई मौसम दशाओं का औसत, दर्ज की गई मौसम की दशाओं का औसत क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। जलवायु में और मौसम में अधिकतर जो बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग जलवायु को ही मौसम बोल देते हैं, लेकिन जलवायु में और मौसम में जो है वो बहुत फर्क है। देखिए, जलवायु जो है वो एक लंबे समय तक है, मैंने लिखा ना, लंबे समय तक दर्ज की गई मौसम की दशाएं, और जो मौसम होता है वो एक लिमिटेड समय पर होता है। उसके लिए हम एक दिन का भी हम बोल सकते हैं कि आज के दिन मौसम बहुत खराब है, या 2-3 दिन से मौसम खराब चल रहा है, या 10-15 दिन से मौसम खराब चल रहा है। लेकिन यदि हम जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु जो है वो बहुत लंबे समय के लिए डिस्कस की जाती है। तो अंतर है जलवायु और मौसम में, आप हमेशा ध्यान रखें। तो क्या है? किसी स्थान विशेष की लंबे समय तक दर्ज की गई मौसम की दशाओं के औसत को हम बोलते हैं जलवायु। अब उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करें, देखिए हमारी पूरी पृथ्वी पर कुछ देश ऐसे हैं जहां पर लंबे समय तक ठंड रहती है, कुछ देश ऐसे हैं जहां पर बहुत लंबे समय तक गर्मी रहती है, कुछ देश ऐसे हैं जहां पर ठंडी ठंड रहती है, गर्मी रहती ही नहीं है, कुछ देश ऐसे हैं जहां पर गर्मी ही गर्मी पड़ती है। लेकिन हमारा जो भारत है वो विविधताओं का देश है, मौसम चेंजिंग होती रहती है।
हमारे भारत का जो नक्शा है उसमें अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट जो जलवायु है वो पाई जाती है। यदि हम पर्टिकुलर हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब देखिए समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु। समशीतोष्ण का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? सम मतलब समान, शीत मतलब ठंड, उष्ण माने गर्मी, और उष्ण कटिबंधीय जो है वो इस एरिया का नाम है। जो उष्ण कटिबंधीय एरिया में आता है हमारा जो उत्तर प्रदेश है भारत के, तो ये उसका नाम है। समशीतोष्ण मतलब यहाँ पर गर्मी और सर्दी जो है वो लगभग बराबर समय के लिए आती है, इसलिए इसको समशीतोष्ण बोला गया है। तो आप इस चीज को ध्यान दें कि क्या है समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो यदि प्रश्न आ जाए पेपर में कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या होगा? समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब हम देख लेते हैं इसकी जो देखिए ऋतुओं के बारे में बताना ऐसा कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, ऋतुएं लगभग सबको पता होती हैं, लेकिन फिर भी हमें बताना पड़ेगा क्योंकि हम उसी को लेकर चलेंगे पूरे यूपी के लिए। तो जलवायु कैसी थी यूपी की? समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब हम ऋतुएं देख लेते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हमें ऋतुएं पढ़नी है या हमें जलवायु पढ़नी है। जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पेपर में फंसते हैं, बट ऋतुएं पढ़ने जो है हमें जरूरी इसलिए ये तो हमने पढ़ी हैं बहुत पहले से, हम जानते हैं ग्रीष्म शीत या जो भी वर्षा ऋतु है वो हम जानते हैं कि होती है, लेकिन पढ़नी जरूरी है कि इसके डीप में से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा स्थान जो है वो यूपी में सबसे ज्यादा गर्म रहता है, कौन सा जिला गर्म रहता है, कितना उस जिले का टेम्परेचर है जो मतलब अधिकतम पहुंच जाता है, या सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, या फिर उनका जो रीजन है वो पूछ लिया जाता है कि क्यों है वो ऐसा। तो हमें उसके बारे में पढ़ना जरूरी है, तो इसलिए हम जो है ऋतुओं लेकर चलेंगे, उन ऋतुओं के हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे हम आगे पढ़ाएंगे क्या है। सबसे पहली जो ऋतु है वो है शीत ऋतु, जिसे हम विंटर सीजन बोलते हैं। दूसरी है ग्रीष्म ऋतु, जिसे हम समर सीजन बोलते हैं। तीसरी है वर्षा ऋतु, इसे हम रेनी सीजन बोलते हैं। ये तीन मुख्य ऋतुएं हैं, जो बाकी ऋतुएं हैं वो इतनी ज्यादा हम उसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनसे ज्यादा आते हैं। तो शीत ऋतु का जो टाइम है हमारे यूपी में वो नवंबर से लेके फरवरी तक है। नवंबर से लेके फरवरी तक जो है वो शीत ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु का टाइम जो है वो मार्च से लेके जून तक है, और उसके बाद वर्षा ऋतु ये जून से लेके आगे तक चलती है। तो ये हमारी जो ऋतुएं हैं उनकी समयावधि हो गई। अब शीत ऋतु में भी हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा महीना सबसे ज्यादा ठंडा रहता है, तो ये हम इसको अभी डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे। तो देखिए तीन प्रकार की ऋतुएं हैं, विंटर, समर और रेनी। विंटर कब तक होगा? नवंबर से फरवरी तक। जो समर है वो मार्च से जून तक होगा, और जो रेनी सीजन है वो जून से पड़ जाता है, मानसून आ जाता है, सबको पता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले शीत ऋतु। सबसे पहले ये हमारी शीत ऋतु। शीत ऋतु यानी विंटर वेकेशन कब हो, सॉरी वेकेशन नाम याद आ रहा है, विंटर सीजन नवंबर से लेके स्टार्ट होती है और कब तक चलती है?
फरवरी तक चलती है। और इसमें क्या होता है, बारिश भी होती है, कभी कभी बारिश होती है। उसके साथ साथ क्या होता है, इसमें जो टेम्परेचर है वो बहुत लो हो जाता है, ठंड पड़ती है, भयानक ठंड पड़ती है उस समय पे। कुछ स्थानों में भयानक भी पड़ती है, कुछ स्थानों में नॉर्मल पड़ती है। जिस समय यहाँ पर ठंड उतनी नहीं पड़ रही, उस समय पे भूमध्य सागरीय जो देश है वहां पर गर्मी पड़ती है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, नवंबर से लेकर फरवरी तक के जो बीच का समय है उसमें क्या होती है, ठंड पड़ती है। तो इसमें ठंड पड़ती है। और यदि हम देखें कि जो इसका अधिकतम जो वर्षा जो शीत ऋतु है उसमें जो अधिकतम हमारा औसत तापमान उस समय पर जाता है वो कितना जाता है, अधिकतम औसत तापमान पूरे यूपी की बात हो रही है, ये वो जाता है लगभग 23.3 डिग्री सेल्सियस। ये अधिकतम तापमान है। हमारे जो विंटर सीजन है यानी कि शीत ऋतु है उसमें जो अधिकतम तापमान जा रहा है वो 23.3 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। और न्यूनतम तापमान है, न्यूनतम औसत तापमान इससे 10 डिग्री सेल्सियस कम है, एग्जैक्ट 13.3 डिग्री सेल्सियस ये न्यूनतम तापमान है। अब देखिए औसत तापमान क्या होता है। पूरे यूपी में जब तापमान रिकॉर्ड किया जाता है तो किसी एक दिन में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन ये पूरे साल भर का यदि हमें बताना है, इन 4 महीनों का बताना है, तो एक महीने में तो टेम्परेचर है वो सपोज 26 जा रहा है, एक महीने में जो टेम्परेचर है वो 25 भी पहुंच जा रहा है, और एक महीने में जो टेम्परेचर है वो बहुत लो होकर 18 पहुंच जा रहा है। तो उस हिसाब से चारों महीनों के जो टेम्परेचर का औसत निकालेंगे अधिकतम टेम्परेचर का, वो होगा अधिकतम औसत तापमान। इसी प्रकार न्यूनतम निकाला जाता है। अब यदि बात करें कि जो हमने 4 महीने बताए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एक बार एक पेपर में आ रखा है कि कौन सा महीना सबसे ज्यादा ठंडा होता है उत्तर प्रदेश में, तो उसका आंसर होगा जनवरी महीना। जो जनवरी का महीना है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडा होता है। और यदि जिले की बात की जाए कि कौन सा जिला सबसे ज्यादा ठंडा होता है, तो ये हमारा होता है बरेली जिला। बरेली जिले में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, सबसे ठंडा जिला होता है बरेली। तो बरेली जिले में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है और जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। एक प्रश्न और है इसके साथ साथ, ये मतलब प्रश्न भी नहीं कहेंगे, एक रीजन है जो हमें जानना जरूरी है। प्रश्न में तो इतना पूछ लेंगे कि जो जाड़ों में वर्षा होती है वो क्यों होती है, लेकिन इसका रीजन क्या है कि वर्षा क्यों होती है जाड़ों में या गर्मियों में वर्षा क्यों होती है, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन देखिए ये है, पश्चिमी विक्षोभ नाम का एक वर्ड है जो हमें जानना जरूरी है कि क्या होता है पश्चिमी विक्षोभ। हम इसको समझेंगे कि किस प्रकार से जो वर्षा है पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है वो यहाँ पर होती है, वो क्यों होती है। देखिए ये यूपी है, ये यूपी का नक्शा हो गया हमारा। यूपी में पश्चिम साइड इधर है, यूपी के इधर को जो राज्य हैं राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उसके अलावा फिर राजस्थान से जब हम इधर की साइड और पश्चिम में जाते हैं तो पाकिस्तान है, उससे उधर को भूमध्य सागर वाले देश आ जाते हैं। तो जिस समय हमारे जो यहाँ पर ठंड पड़ रही होती है नवंबर फरवरी के टाइम पर यूपी में ठंड पड़ रही होती है, या राजस्थान का जो एरिया है इसमें ठंड पड़ रही होती है, तो क्या होता है ठंड पड़ती है, लेकिन जो भूमध्य सागरीय देश हैं, जो भारत के इधर पड़ोसी पाकिस्तान से उधर वाले जो देश हैं उनमें क्या होती है, गर्मी पड़ती है। जब गर्मी पड़ती है तो गर्म हवाएं जो है वो पाकिस्तान होते हुए, पंजाब होते हुए यूपी में आती हैं और इस स्थान पर टकराती हैं। यहाँ पर ये गरम गरम हवाएं यहाँ पर आकर क्या करती हैं, टकराती हैं। अब आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि यदि हम ठंडे पानी का ग्लास, उसको हम किसी, बचपन में बहुत होता था, ये स्कूलों में दिखाते भी थे, मेरे खुद के स्कूल में दिखाया था कि एक अगर कोई भगोना है उसमें आप पानी रख दें और उसमें वो भाप जो है वो मतलब पानी उबलता है और भाप ऊपर निकलती है, तो अगर हम ऊपर ठंडे पानी का ग्लास लेके जाएंगे तो उस पानी के ग्लास के चारों तरफ क्या होती है, पानी की बूंदें जमा होने लगती हैं। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर है। जब ये गर्म, उसमें क्या था, जो गरम गरम भाप है, जो पानी से भाप निकल रही है, वो जब ठंडे पानी के संपर्क में आती है, ठंडी वस्तु के संपर्क में आती है, तो वो संघनित हो जाती है और संघनित होकर पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। साइंस का कंसेप्ट है। तो ऐसे क्या होगा, जब ये गरम गरम हवाएं यहाँ पर आकर टकराएंगी और यहाँ पर जो पानी, जो यहाँ पर जो ऑलरेडी नमी है, क्योंकि यहाँ पर ठंड है तो यहाँ की जलवायु ठंडी है, तो गर्म जलवायु, गर्म हवाएं जब ठंडी जलवायु के संपर्क में आती हैं तो संघनित हो जाती हैं और संघनित होकर क्या करती हैं, पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाती हैं। और पानी की बूंदों में जब परिवर्तित होती हैं तो यहाँ पर क्या होती है, बारिश होने लगती है।
साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब ज्यादा ही गर्म हवाएं होती हैं और इधर ज्यादा ही अधिकतर ठंड पड़ रही होती है तो क्या होगा, वो पानी भी बनता है और पानी बनने के साथ साथ क्या होने लगता है, बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। तो कभी कभी बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगते हैं। तो ये उसका कंसेप्ट है। उसके बाद जब धीरे धीरे जब ये यहाँ पर जो हवा है वो पानी बन के बरस धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो इन हवाओं में जो गर्मी है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि पहले तो पानी बन गया ना, संघनित हो गई, तो गर्मी जो है वो कम होती चली गई। तो इधर के एरिया में, सहारनपुर साइड में, इधर के एरिया में बारिश ज्यादा होती है और पूर्वी साइड में जो बारिश है जाड़ों में वो कम होती है। शीत ऋतु में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, पश्चिमी भाग में। ये भी आ जाता है। शीत ऋतु में बारिश जो है वो अधिकतर जो यूपी का कौन सा हिस्सा है जिसमें होती है, पश्चिमी यूपी में। पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा बारिश होती है शीत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु का कंसेप्ट अलग है, वर्षा ऋतु का कंसेप्ट अलग है, हम आगे देखेंगे। तो पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा जो बारिश है वो कहाँ होती है, शीत ऋतु में होती है सबसे ज्यादा बारिश। रीजन मैंने बताया, गर्म हवाएं आती हैं भूमध्य सागरीय देशों से और यहाँ पर ठंडी वायु से टकराकर पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है और बारिश पड़ जाती है। या यदि ज्यादा गर्म है तो यहाँ पर आकर क्या होता है, बर्फ भी होती है। तो इसके साथ साथ बारिश के साथ साथ कभी कभी जाड़ों के ऋतुओं में, जाड़ों में हमें ओले भी गिरते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कंसेप्ट है। सबसे ठंडा जिला बरेली और सबसे ठंडा जो समय है, सबसे ठंडा महीना वो कौन सा है यहाँ पर, जनवरी। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। तो यदि कोई शीत ऋतु में पूछे कि जो बारिश जो है यूपी में सर्दी में हो रही है, शीत ऋतु में हो रही है, उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ होगा। ठीक है, आप पश्चिमी विक्षोभ लगा के आएंगे। आगे हम देख लेते हैं। पहले हम वर्षा ऋतु पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है ग्रीष्म ऋतु पढ़ेंगे। तो वर्षा ऋतु क्या है, वर्षा ऋतु क्या होती है, जून से लेके जून से शुरू होती है और जब तक चलती है, जब तक जो मानसून है वो रहता है। तो जून से लेकर अक्टूबर तक ही मान लीजिए, वरना मानसून जब तक रहता है जब तक जो है वो वर्षा ऋतु रहती है। इसका क्या, देखिए इसमें क्या है, एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो वर्षा ऋतु है वो, जो वर्षा है वो सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है, तो जिला है गोरखपुर, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है। और न्यूनतम वर्षा कौन से जिले में होती है यूपी में, तो वो है मथुरा। न्यूनतम वर्षा होती है मथुरा में। जो गोरखपुर में है उसमें लगभग 184 सेंटीमीटर वर्षा होती है और मथुरा में लगभग 54 से 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 184 और मथुरा में क्या है, 54 से 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। गोरखपुर में 184 सेंटीमीटर होती है। अब रीजन क्या है इसका, तो हम वो जान लेते हैं जब हम जलवायु पढ़ ही रहे हैं। तो देखिए इसका रीजन ये है, मैंने कहा था ना मैप की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैप हमें बहुत अच्छे से इसमें पता होना चाहिए, तभी जो है हम इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। देखिए वर्षा ऋतु में जो यूपी में बारिश हो रही है वो मानसून से होती है, सभी राज्यों में मानसून से होती है। और जो मानसून है यूपी का, जो मानसून है वो बंगाल की खाड़ी से आता है। अधिकतर जो वर्षा होगी वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होगी। बंगाल की खाड़ी इधर की साइड पड़ती है, इससे पहले बिहार है। तो वो जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून है वो ऐसे ऐसे चलता हुआ पहले बिहार में आएगा। बिहार से आते आते बिहार में बारिश करने के बाद वो जो यूपी है उसके पूर्वी हिस्से में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है, पूर्वी यूपी में प्रवेश करता है मानसून। पूर्वी यूपी में जब प्रवेश करता है तो जो वो यहाँ इस तरीके से नहीं आता, इधर की डायरेक्शन में जो हवाएं हैं मानसून है वो इस तरीके से आता है, ऐसे मानसून आता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर क्या है, हिमालय पर्वत है कि नहीं, नेपाल, यहाँ पर नेपाल है तो हिमालय पर्वत पड़ता है यहाँ पर। तो वो जो मानसून है वो टकराता है और टकराने के बाद मानसून वापस प्रवेश कर जाता है इधर ही, इस तरीके से वापस यूपी में आने लगता है। और यूपी में आकर जहां से वो टकराता है उसी से इधर को जो यहाँ पर जो एरिया पड़ता है, गोरखपुर, कुशीनगर, गोरखपुर वाला जो एरिया है, वहां पर जो मानसून है वो कुछ समय के लिए रुक जाता है, क्योंकि जब वापस जाएगा फिर वापस आएगा तो कुछ समय लगेगा ना वापस आने में पूरे मानसून को, और फिर वो इधर को प्रवेश करेगा।
है ना, इस तरीके से यहाँ पर प्रवेश करेगा। तो क्या होता है, यहाँ पर जब मानसून अधिक समय तक रुका तो इस स्थान में क्या होती है, बारिश होती है, पूर्वी स्थान में बारिश होती है। तो यदि पूछ लें कि यूपी के कौन से हिस्से में सर्वाधिक बारिश हो रही है, तो सर्वाधिक बारिश तो पूर्वी यूपी में हो रही है, और जिला अगर पूछ ले तो गोरखपुर। तो यहाँ पर क्या हो रही है, बारिश हो जाती है, और बारिश होती है यहाँ पर मानसून रुकने के कारण। अब उसके बाद क्या हुआ, ये बारिश यहाँ पर मानसून ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ से होते हुए फिर ये इस तरीके से लौट कर वापस आता होगा थोड़ा थोड़ा, और फिर ये इस तरीके से लौटता होगा, जैसे भी वो उसकी प्रोसेस आगे होती है। तो क्या होता है, इधर पहुंच जाता है, ऐसे टकराता है, इस तरीके से जाता है, लेकिन यहाँ का जो एरिया है आगरा और मथुरा वाला एरिया, उधर पर जो मानसून है वो कम पहुंच पाता है, जिसकी वजह से जो मथुरा है वहां पर बारिश कम होती है। समझ रहे हैं, मथुरा में बारिश कम होने का रीजन क्या है, यही है कि मानसून यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कमजोर पड़ जाता है या फिर बहुत कम मात्रा में पहुंच पाता है, इसकी वजह से यहाँ पर जो बारिश है वो कम हो रही है। गोरखपुर में क्यों हो रही है, यहाँ से प्रवेश करके हिमालय पर्वत से टकराएगा, टकरा के वापस आएगा, तो कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकेगा, उस रुकने की प्रोसेस में यहाँ पर जो है वो बारिश हो रही है। और हो सकता है यहाँ पर जो बादल है मानसून के समय पे हमेशा अड़े रहते हो, क्योंकि यहाँ से ही वो वापस पूरे यूपी में फिर जाते हैं। तो ये कंसेप्ट है हमारे यूपी में वर्षा ऋतु का। वर्षा ऋतु में किधर से आ रहा है, देखिए वर्षा ऋतु में पूर्व से आ रहा है, पूर्व में ज्यादा बारिश हो रही है। और यदि जाड़े वाली ऋतु थी तो उधर किधर से आता था, पश्चिम साइड से आता, तो पश्चिमी भाग में ज्यादा बारिश होती थी जब शीत ऋतु होती थी। और वर्षा ऋतु में बारिश कहाँ पर ज्यादा हो रही है, पूर्वी भाग में हो रही है। तो ये वर्षा ऋतु का कंसेप्ट है, ये आ जाता है एग्जाम में। अधिकतर ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पाए गए हैं, या फिर इनसे रिलेटेड ये पूछ लेंगे, या फिर ये पूछ लेंगे कि पूर्वी यूपी में बारिश जो है वो सबसे ज्यादा कौन से भाग में होती है, उसमें ऑप्शंस दे देंगे बारिश के। जाड़े वाली बारिश का पूछ लेंगे कि शीत ऋतु में जो बारिश है वो कौन से भाग में होती है, आपको पता है पूर्वी यूपी में होती है, आप उसमें ही लगा दोगे। लेकिन आंसर क्या है उसका, पश्चिमी यूपी है, क्योंकि पश्चिमी साइड से जो हवाएं हैं वो आती हैं और फिर बारिश होती है। तो पूर्वी हिस्से में पहुंचते पहुंचते जो हवाएं हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया वर्षा ऋतु का। इसके बाद हमारी ग्रीष्म ऋतु बचती है, हम उसको और पढ़ लेते हैं। यदि हम, हाँ एक चीज और रह गई है उसमें, यदि पूर्वी हिस्से में बारिश को पूछें, पूर्वी यूपी में कितनी होती है, तो लगभग 114 सेंटीमीटर के आसपास होती है, 112 से 114 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है पूर्वी यूपी में। ठीक है, वर्षा ऋतु में। अब हम आते हैं ग्रीष्म ऋतु पर। ग्रीष्म ऋतु मैंने बताई थी स्टार्ट होती है मार्च से जून तक, जब तक मानसून आ जाता है तब तक। उसके बाद क्या है, इसमें जो औसत तापमान है अधिकतम रहेगा, पूरे जो राज्य की हम बात करें तो अगर यूपी की अधिकतम औसत तापमान रहेगा 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच। और यदि सर्वाधिक तापमान की बात करें, सर्वाधिक जो गर्म जिला है पूरे यूपी का वो है आगरा। और यदि भाग पूछे, जैसे उसमें पूछा गया है यदि कौन सा भाग है, तो बुंदेलखंड का जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा गर्म रहता है। अगर हिस्से की बात की जाए, इसका जो औसत तापमान आता है 44 से लगभग 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है। यदि भाग पूछेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, यदि भाग आ गया तो बुंदेलखंड है, और यदि जिला आ गया तो आगरा है। तो अब क्या है, देखिए इसमें जो कंसेप्ट है ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। एक तो औसत तापमान पूछ लेंगे 37 से 39 डिग्री सेल्सियस, दूसरा पूछ लेंगे 44 से 47 डिग्री सेल्सियस। अब हमने वर्षा के बारे में डिस्कस किया, शीत ऋतु की भी और जो हमारी वर्षा ऋतु थी उसके भी। अब ग्रीष्म ऋतु में हम आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, देखिए ग्रीष्म ऋतु में भयानक गर्मी पड़ रही है। सपोज आप तुलना कर लीजिए, एक सूखा कपड़ा और एक गीला कपड़ा, ठीक है। ये कोई भी यूपी का स्थान है, सपोज यहाँ पर जो ये ऊपर हवा है ये बह रही है इस स्थान पर। अब क्या हुआ, गर्मी पड़ी और जो हवा है उसकी नमी क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे कपड़ा, जो गीला कपड़ा है वो भारी होता है हल्के, जो सूखा कपड़ा है उसकी अपेक्षा। ऐसे ही जो नमी जब गायब हो गई उस गीले कपड़े से, नमी गायब होने लगती है, कपड़ा सूखने लगता है, तो उसका वजन जो है वो कम हो जाता है। उसी प्रकार जब बादलों में से जो नमी है वो सूखने लगती है, गायब होने लगती है, तो हवा जो है उसका वजन क्या होता है, कम होने लगता है। और जैसे जैसे हवा का वजन कम होता है, वो हवा क्या होती है, ऊपर की साइड उठने लगती है। भारी चीज ही तो नीचे रहेगी ना, जो गर्म चीज है वो तो नीचे रहेगी नहीं, हल्की चीज तो नीचे रहेगी नहीं,
भारी चीज नीचे रहेगी, भारी चीज नीचे रहेगी, हल्की चीज ऊपर रहेगी, उड़ने लगेगी। फिर क्या होगा, यहाँ का जो एरिया है वो खाली हो जाएगा हवा से। ये हिस्सा जो है वो हवा से बिल्कुल खाली हो गया। गर्म होकर हवा क्या है ऊपर उठ गई और ये हिस्सा खाली हो गया। अब क्या हुआ, ऐसा एक जो हमने एक नियम होता है जो हमने पढ़ा भी है कि कहीं पर भी जो स्थानांतरण है वो होगा और कहीं पर भी जो प्लेस है वो खाली रहेगा। ये वही कंसेप्ट है जैसे तापमान होता है कि गर्म वस्तु से जो तापमान है वो ठंडी वस्तु में ट्रांसफर होता है, ऐसी हवा का सीन है। कहीं पर भी हवा जो है हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब ये स्थान हवा से खाली हो गया, यहाँ पर वायु दाब जो है वो बहुत कम हो जाता है, वायुदाब कम हो जाता है। और जिस स्थान पर वायुदाब कम हो जाता है वहां पर उस वायुदाब को बढ़ाने के लिए क्या होता है, वहां पर दूसरी हवा आना बहुत जरूरी हो जाती है। ये प्रकृति का नियम है। तो क्या होगा, ये स्थान हवा से खाली हो गया, ठीक है। उसके इधर का जो स्थान है, ये इधर समुद्र होगा, जहां भी है समुद्र, वो क्या होगा, समुद्र में जो समुद्र की जो हवा है वो तो नमी होती है ना, उस हवा में नमी होती है, वो हवा क्या होती है, भारी होती है, नमी वाली हवा होती है। तो वो जब यहाँ का स्थान खाली होता है तो ये हवा जो है इधर को धकेलनी शुरू हो जाती है और इधर को चलनी शुरू हो जाती है। इस तरीके से वो हवा यहाँ पर आती है और बहुत तेज स्पीड के साथ आती है, क्योंकि उसे अपना काम करना है, उसे वहां पर आकर जो खाली जगह उसको भरना है। तो वो क्या करती है, बहुत तेज स्पीड से आती है। और जब बहुत तेज स्पीड से आती है तो क्या होता है, वहां पर आंधी आ जाती है। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में जो बारिश होती है अधिकतर वो क्या होती है, आंधी होती, आंधी के साथ आती है बारिश। आंधी आने का कंसेप्ट है, कभी कभी जो जब हम भी हमारे आसपास हमारे मम्मी पापा होते हैं या हमसे थोड़े दादा दादी लोग होते हैं, ताई जी लोग होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि जिस दिन ज्यादा बारिश हो, जिस दिन बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो उस दिन आसमान कैसा होता है, पीला पीला सा मौसम हो जाता है चारों तरफ, और वहां पर कहते हैं कि आंधी आने वाली है। तो उन्हें कैसे पता है, वो यही कंसेप्ट से पता है कि जब ज्यादा गर्मी है, हवा जो है वो ठंडी हवा है तो नीचे रहेगी, गर्म हो गई, नमी सारी उड़ गई तो वो हवा ऊपर जाने लगती है, नीचे का स्थान खाली हो गया, वायुदाब कम हो गया। वायुदाब को भरने के लिए ठंडी हवा वहां पर आती है और इतनी तेज स्पीड से आती है कि आंधी का माहौल बन जाता है। और उसी ठंडी हवा के स्थान पर जब वो ठंडी हवा, गर्म स्थान है, गर्म स्थान जो है वो ठंडी हवा के संपर्क में आएगा तो वहां पर क्या होगा, पानी की बूंदों में जो हवा है, वो जलवाष्प है, वो परिवर्तित हो जाएगी और आंधी के साथ साथ कभी कभी बारिश का भी मौसम हो जाता है, बारिश भी आने लगती है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतर ऐसा होता है। तो ये कंसेप्ट है ग्रीष्म ऋतु की बारिश का। हमने 3 पढ़े, शीत ऋतु पढ़े, ग्रीष्म ऋतु पढ़ी और वर्षा ऋतु पढ़ी। वर्षा ऋतु हमने पहले इसलिए पढ़ाई ताकि बारिश का जो कंसेप्ट है वो इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु का इतना इजीली समझ में आता नहीं है। तो ग्रीष्म ऋतु आपको समझ में आ गया क्यों आंधी आती है, ये है उसका रीजन। समुद्र की जो नमी वाली हवा है वो यहाँ पर आकर ट्रांसफर होती है, बहुत तेज बहाव के साथ वो आती है, इसलिए वहां पर क्या होती है, आंधी की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो ये हमारा पूरा यूपी के जलवायु का टॉपिक था। इससे जो जो मेन क्वेश्चंस आ सकते थे मैंने बता दिए, और यदि आपका कोई डाउट है फिर भी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें और मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर दूंगी। उसके अलावा यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।